महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच दिग्गज भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा और शिवसेना को साथ आकर सरकार बनाने के लिए कहा है। गडकरी ने भाजपा शिवसेना के संबंधों को लेकर कहा कि हिंदुत्व की राजनीति दोनों पार्टियों के लिए एक विचारों का धागा है। उन्होंने कहा कि जब जब शिवसेना टूटी या जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी अलग हुए, तब भी मैंने कोशिश की कि शिवसेना एक कैसे हो और हम मिलकर देश के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि भाजपा शिवसेना साथ आए तो खुशी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सियासी संकट और लंबा चला तो गडकरी दोनों पार्टियों को साथ लाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही उनका यह बयान बड़े सियासी संदेश भी देता है। वहीं गडकरी ने शिवसेना को लेकर कहा कि दुर्भाग्य यह रहा कि कई बार शिवसेना टूटी और लोग पार्टी से अलग जाते रहे, लेकिन जो लोग हिंदुत्व को प्रेम करते हैं और मुझ जैसे लोग जो बाला साहब से प्यार करते हैं, वो शिवसेना को टूटते देख खुश नहीं होते, उन्हें दुख ही होता है। गडकरी ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यह पार्टी किसी पिता पुत्र या माँ बेटों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का संविधान है और इसका फैसला सामूहिक रूप से ही होता है। उसी के हिसाब से आज तक चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि शिवसेना में लोग टूट रहे हैं, इसका जवाब तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही दे पाएंगे, क्योंकि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन मेरा यही कहना है कि शिवसेना जब जब भी अलग हुई, हर समय मैंने उसे एक करने की कोशिश की। गडकरी ने कहा कि मैंने बाला साहब के नेतृत्व में काम किया है, मेरे प्रति उनका बहुत स्नेह था, मैं उन्हें आज भी मानता हूं। परिस्थिति आज कुछ भी हो, लेकिन भाजपा और शिवसेना अगर साथ आती हैं तो मेरे जैसे व्यक्ति को आनंद होगा, लेकिन आज वो परिस्थिति काफ़ी दूर लग रही है। यह आने वाला समय बताएगा। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर कहा है कि कुछ लोग मुझसे बागी विधायकों के लिए कुछ कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं उनके मामलों में दखल नहीं दूंगा, वे अपना फैसला खुद ले सकते हैं, लेकिन किसी को भी बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं वे शिवसेना के नाम से वोट मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगें। शिवसेना के बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मत मांगें। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेताओं की सारी हनक हवा हो चुकी है और अब उद्धव ठाकरे बगावत रोकने के लिए अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को आगे कर चुके हैं। दरअसल राज्य में लगभग हफ्ते भर पहले जब सियासी भूचाल आया तो सत्ताधारी शिवसेना की जमीन हिल गई, लेकिन जैसे जैसे यह सियासी संकट बढ़ता जा रहा है, सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जमीन सिर्फ हिल ही नहीं रही है बल्कि गायब भी होने लगी है। शुरुआत में सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी मुखिया शरद पवार तक ने अपने सारे घोड़े खोल दिए और ये दिखाने की कोशिश की कि वे सब संभाल लेंगे, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और मामला संभालने के लिए अब उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के सहारे आ चुके हैं। उद्धव ने रश्मि को अन्य विधायकों की पत्नियों से संपर्क कर उन्हें अपनी पतियों से बात करने और उन्हें मनाने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे कुछ बागी विधायकों को भी मैसेज कर रहे हैं जो इस समय गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं के साथ एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की, प्रस्तावों को पारित किया और चुनाव आयोग को किसी अन्य राजनीतिक संगठन या गुट को शिवसेना और इसके संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे के नाम का उपयोग करने से रोकने की अपील की। मौजूदा राजनीतिक संकट की शुरुआत बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने की थी, जो कई विधायकों के साथ एमएलसी चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना सुप्रीमो के संपर्क से दूर हो गए थे। वे फिलहाल गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। तब से निर्दलीय समेत कई बागी विधायक खेमे में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि शिवसेना के असंतुष्ट विधायक दीपक केसरकर ने शनिवार को कहा था कि विधायक दल में बागी गुट के पास 2/3 बहुमत है। उन्होंने महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। हमने अपने समूह का नाम शिवसेना बाला साहब रखने का फैसला किया है, क्योंकि हम उनकी विचारधारा में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल ताकत 287 है और विश्वास मत की स्थिति में बहुमत 144 है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 169 सीटें हैं। यदि शिंदे के नेतृत्व वाले विधायक इस्तीफा देते हैं तो महाविकास अघाड़ी की ताकत बहुमत के निशान से नीचे आ जाएगी, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। बहरहाल कभी बाला साहब ठाकरे की एक आवाज़ पर पूरे महाराष्ट्र को रोक देने वाली शिवसेना आज राजनीतिक शून्यता की तरफ है और उद्धव अपनी फजीहत से बचने के लिए अपनी पत्नी के सहारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। यहाँ कभी भी किसी का भी गढ़ टूट सकता है, जैसे रामपुर में टूटा है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक आजम खान का। हाल ही में जेल से छूटे आजम खान का कोई दांव इस उपचुनाव में नहीं चला और रामपुर भी आखिरकार भगवा हो गया।
भाजपा ने बड़ा उलटफेर करते हुए समाजवादी पार्टी को बुरी तरह लताड़ते हुए पटखनी दी है। भाजपा उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,048 वोटों से सपा उम्मीदवार असीम रजा को हराया है। घनश्याम लोधी को 3,67,104 मत मिले, वहीं सपा प्रत्याशी असीम रजा को 3,25,056 मत मिले। गौरतलब है कि रामपुर सीट सपा नेता आजम खान का गढ़ मानी जाती रही है। 2019 में रामपुर लोकसभा सीट पर आजम खान ही चुनाव जीते थे। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें आजम खान इसी सीट से उतरे और चुनाव जीत लिया। विधायक बनने के बाद आजम खान ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यहां लोकसभा उपचुनाव कराए गए। 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहकर बाहर आए आजम खान ने अपने समर्थक असीम रजा को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। खुद आजम खान ने असीम के नाम की घोषणा की थी। वो अपने दम पर ही पूरा प्रचार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें तगड़ा झटका मिला है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे, जबकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रविवार सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। सुबह से गिनती के बाद लगातार असीम आगे चल रहे थे। माना जा रहा था कि असीम इस उपचुनाव में आजम की उम्मीदों पर खरा उतरने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में आजम समर्थक असीम को सफलता नहीं मिल सकी। बता दें कि विजयी प्रत्याशी घनश्याम लोधी एमएलसी रहे हैं और लोधी भी किसी जमाने में आजम खान के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने 2022 में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वहीं लोधी को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी बेहद करीबी माना जाता रहा है। उन्होंने 2004 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और मुलायम सिंह यादव की सपा के गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। आजम खान हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल रामपुर उपचुनाव के परिणामों के बाद आजम खान और अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक तौर पर नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, तो वहीं सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम और बुलंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगभग 3.5 महीने पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से राज्य में सरकार बनाई थी। लेकिन 3.5 महीने बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी वो लोकसभा तक आम आदमी पार्टी को नहीं जितवा पाए, जहां से वो खुद सांसद थे। संगरूर लोकसभा के उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने शानदार जीत दर्ज करते हुए आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह को 5,882 मतों से करारी शिकस्त दी है। मजे की बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 0 सांसद हैं। मतलब दिल्ली और पंजाब जैसे 2 राज्यों में सरकार चला रही आपका लोकसभा में 0 प्रतिनिधित्व होगा। सीएम बनने से पहले भगवंत मान लोकसभा में आपके एकमात्र सांसद थे। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बड़े भरोसे के साथ पंजाब के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपने सर पर बैठाया था, लेकिन सत्ता में आते ही भगवंत मान सरकार ना कानून व्यवस्था संभाल सकी और ना ही किसानों के मुद्दे को। मुफ्त बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर तो पंजाब की आवाम सड़कों पर तक उतर आई। शायद इसी वजह से मौका मिलते ही लोगों ने आपको मजा चखा दिया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के विजयी उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने कहा है कि संगरूर लोकसभा की जीत उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि हमने इस उपचुनाव में सभी राष्ट्रीय दलों को हराया है। मेरी प्राथमिकता अब संगरूर की खराब आर्थिक स्थिति सहित कर्ज में डूबे किसानों की स्थिति का मुद्दा उठाना होगा। हम पंजाब सरकार के साथ काम करेंगे। उपचुनाव के लिए हुई मतगणना के कई राउंड्स में सिमरनजीत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अंत में सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह को करारी शिकस्त दे दी। चुनावी नतीजों में कांग्रेस तीसरे, भाजपा चौथे और शिरोमणि अकाली दल बादल 5वें स्थान पर रहा। इन तीनों पार्टियों की चुनाव में जमानत तक जब्त हो गई है। गौरतलब है कि सिमरनजीत सिंह मान पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी आईपीएस हैं। मान ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में जून 1984 में आईपीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन पर इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल होने से लेकर देशद्रोह तक के कई मुकदमे चल चुके हैं। 1984 में उन्हें भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वे 5 साल तक जेल में रहे। 1989 में वे पहली बार सांसद चुने गए और उनकी रिहाई के साथ ही तत्कालीन सरकार ने उन पर चल रहे तमाम मुकदमे भी वापस ले लिए थे। 2 बार के सांसद मान ने क्रमशः 1989 और 1999 में लोकसभा में तरन और संगरूर का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव खडूर साहिब से लड़ा और हार गए थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वो आपके उम्मीदवार प्रोफेसर जसवंत सिंह से चुनाव हार चुके हैं। 1989 में नवी लोकसभा के लिए तरन में हुए चुनाव में मान की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। वहीं इस उपचुनाव में सिर्फ 45.30% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 72.40% मतदाता मतदान करने के लिए निकले थे। बहरहाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे से रिक्त हुई संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और आने वाले वक्त में राज्य में भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
शायद यह गढ़ों के डहने का चुनाव था। एक एक करके विपक्षियों के सभी गढ़ ढह गए। पहले आजम खान का गढ़ रामपुर गया, फिर मुलायम और अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़ भी भगवामय हो गया। भाजपा उम्मीदवार भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। वहीं बसपा के गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले। इस तरह आजमगढ़ भी आजमगढ़ बनने की ओर चल चुका है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस चुनाव के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव की बची कुची साख भी मिट्टी में मिल गई और उनके फैसलों ने धर्मेंद्र यादव को भी राजनीतिक जमीन पर शहीद कर दिया है, क्योंकि ना ही अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए आजमगढ़ आए और ना ही वो रामपुर गए। दोनों जगह सपा के गढ़ ढह गए और विधानसभा व एमएलसी चुनाव के बाद सपा की जमीन अब खत्म होने की तरफ बढ़ चुकी है। हालांकि सपा ने धर्मेंद्र को सोची समझी रणनीति के तहत प्रत्याशी बनाया था। दरअसल आजमगढ़ में यदि रमाकांत यादव को छोड़ दिया जाए तो सपा ने यहां जब भी किसी स्थानीय नेता पर दांव खेला उसे हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आजमगढ़ के किले को बचाए रखने के लिए सपा के पास सैफई परिवार के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल के बजाय चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पर दांव खेला। वहीं बसपा ने आजमगढ़ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर मुस्लिम दलित गठजोड़ का बड़ा खेल खेला था और बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उतारकर सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी का गेम प्लान सेट किया था। बसपा और बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने और सियासी किले को बचाए रखने के लिए सपा ने बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा ने असंभव को संभव कर दिखाया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अभी 4 महीने भी नहीं बीते हैं। 10 मार्च 2022 को आए इस चुनाव के नतीजे में बाजी भले ही भाजपा ने मारी हो, लेकिन आजमगढ़ में परचम सपा का लहराया था। यही नहीं बल्कि 10 विधानसभा सीटों वाले आजमगढ़ जिले की हर सीट पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में यहां सपा की जमीन ही खिसक गई। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही होगी कि सपा के सबसे मजबूत किले में भाजपा ने सेंधमारी लगा दी। उपचुनाव में एक तरफ सपा ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया। इस फैक्ट के बावजूद कि निरहुआ 2019 के चुनाव में हार चुके थे, भाजपा ने उन्हें दोबारा मौका दिया। हालांकि पिछली बार भी निरहुआ के सामने अखिलेश यादव थे, लेकिन इस बार उनके सामने थे धर्मेंद्र यादव। इस बार बसपा के वोटरों का कितना वोट भाजपा को ट्रांसफर हुआ, इस बारे में तो दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन बसपा प्रत्याशी ने कहीं ना कहीं भाजपा की राह आसान कर दी। असल में सपा का कोर वोट बैंक है यादव और मुसलमान, लेकिन बसपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली को मैदान में उतार देने से मुस्लिम वोट इधर शिफ्ट हो गए। ऐसे में अनुमान है कि समाजवादी पार्टी को केवल यादव वोट मिले। यह भी एक बड़ी वजह रही कि दिनेश लाल यादव को आसानी से इतनी बड़ी जीत मिल गई। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से मैदान में थे। यहां से उन्होंने जीत भी हासिल की। विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ सीट से सांसदी छोड़ दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि वो विपक्ष में बैठकर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, लेकिन लगता है कि आजमगढ़ में अखिलेश के समर्थकों और कोर वोटर्स को उनका यह फैसला रास नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिवसेना के कील कांटे अपने हिसाब से दुरुस्त करें। शरद पवार दिल्ली आ गए और आते ही यह ऐलान कर दिया कि वे किसी से भी मिलने नहीं आए हैं। हालांकि शरद पवार ऐसे नेता हैं जो बेबाकी से सबसे मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का संकट इतना गहरा है कि वे भी इससे बचकर निकलना चाहते हैं। मिलना मिलाना तो दूर की बात रही, लेकिन शरद पवार इस संकट पर किए जा रहे सवालों से भी बचने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने इतना ही कहा कि यहाँ यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन के लिए आए हैं, लेकिन जिस सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल संजय राउत कर रहे हैं उसके बारे में किए गए सवालों से भी उन्होंने किनारा कर लिया। जाहिर है कि अगर वे एक सवाल का जवाब देंगे तो सवाल नरहरि जिरवाल को लेकर पूछा जा सकता है, जो डिप्टी स्पीकर हैं और पवार की पार्टी से हैं। नरहरि जिरवाल महाराष्ट्र में कुछ वैसा ही खेल करना चाहते हैं जिस तरह से कर्नाटक के स्पीकर ने कांग्रेस जेडीएस की सरकार को बचाने के लिए किया था। माना जा रहा है कि ये खेल फिर किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके बहुमत के अभाव से सरकार का गिरना नहीं रोका जा सकता। यह बात और है कि इस वक्त का इस्तेमाल कांग्रेस और एनसीपी के मंत्री अपने कामों के लिए जुगाड़ करने के लिए नहीं कर पाएंगे। शरद पवार ऐसे समय में दिल्ली पहुंचे हैं जब महाराष्ट्र में सियासी संग्राम मचा हुआ है। शिंदे गुट की अपील के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि बाकी विधायकों के परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिख सुरक्षा मुहैया करवाने की अपील की थी। शाम तक सभी विधायकों के घर पर ही सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी। इन विधायकों को वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार से पहले एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी थी। हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि विधायकों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। साथ ही जिन विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ की गई वहां पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए गए थे।
इस बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी। हालांकि अब हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।